नमस्कार दोस्तों, 12 अक्टूबर 1972 अमेरिका के यूरुग्वाय देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज उड़ान भरता है। यह हवाई जहाज जा रहा है चिली देश की राजधानी सेंटियागो में। इसमें कुल 45 पैसेंजर हैं, जिसमें कुछ रग्बी प्लेयर्स भी बैठे हैं। ये उड़ान सिर्फ 3 घंटे में ही खत्म हो जाती, क्योंकि यूरुग्वाय से सेंटियागो 3 घंटे का रास्ता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रास्ते में आती हैं विशाल एंडीज की पहाड़ियाँ। हिमालय पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियाँ यहीं पाई जाती हैं। ये पहाड़ियाँ जितनी सुंदर दिखती हैं, उससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं। ये पहाड़ियाँ पैसेंजरों को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उन पैसेंजरों को मालूम नहीं था कि आगे उनके साथ बहुत भयानक हादसा होने वाला है। यह बात है 12 अक्टूबर 1972 को। उड़ान के कुछ समय बाद मौसम बहुत ख़राब हो जाता है, इसलिए पायलट ने फैसला किया कि रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड कराया जाएगा और अगली सुबह फिर से उड़ान भरी जाएगी। अगली सुबह 13 अक्टूबर 1972 को ये फिर से उड़ान भरती है, लेकिन मौसम अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फ्लाइट का पायलट इस रास्ते से 29 बार उड़ान भर चुका था। उसको पता है कि एंडीज़ की विशाल पहाड़ियों से कैसे बचना है। यहाँ से सेंटियागो का रास्ता सिर्फ 60 मिनट का बचा था। पायलट को इतना भरोसा था कि वह 60 मिनट में सेंटियागो पहुंच जाता। यह प्लेन 18,000 के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था और धीरे धीरे एंडीज की विशाल पहाड़ियों को पार कर रहा था। लेकिन कुछ समय बाद मौसम और ख़राब हो गया, जिससे विजिबिलिटी और कम हो गई। आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मौसम इतना ख़राब था कि पायलट आइडिया नहीं लगा पा रहा था कि पहाड़ियाँ कहाँ हैं। अचानक से फ्लाइट का अलार्म बहुत तेज़ी से बजने लगता है। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। जैसे ही यह हवाई जहाज बादलों से बाहर निकलता है, पायलट को उसके सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वह तुरंत फ्लाइट को ऊपर उड़ाने लगता है। फ्लाइट का अलार्म इतनी तेजी से बज रहा है, पायलट अपनी पूरी ताकत लगा रहा है फ्लाइट को ऊपर ले जाने के लिए, उस पहाड़ी से बचने के लिए। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। फ्लाइट का पीछे का हिस्सा टकरा जाता है। पहाड़ी के ऊपर से जाते वक्त पीछे का हिस्सा टूट जाता है और 2 सीट हवा में उड़ जाता है। कुछ समय तक यह फ्लाइट ऊपर जाता रहता है, लेकिन अचानक से यह फिर नीचे गिरने लगता है और पहाड़ी से टकराकर लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर प्लेन से बाहर हवा में उड़ जाते हैं। अब प्लेन का सिर्फ आगे का हिस्सा बचा था, जो किसी ग्लेशियर पर जाके गिरता है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ग्लेशियर पर स्लाइड करता रहता है और नीचे की तरफ आते वक्त इसकी एक और फाइनली टक्कर होती है। प्लेन पूरी तरह से टूट जाता है। प्लेन का सारा सामान बाहर आ जाता है। प्लेन के दोनों पायलट इस दुर्घटना में मारे जाते हैं। 45 पैसेंजरों में से 10 पैसेंजर और 2 पायलट मारे जाते हैं। अभी भी 33 पैसेंजर जिंदा हैं, लेकिन इनमें से कई पैसेंजर बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि हम कहाँ हैं, यहाँ से जिंदा वापस घर जा पाएंगे कि नहीं। यह फ्लाइट धरती से लगभग 3,570 मीटर की ऊंचाई एंडीज की किसी गुमनाम पहाड़ी पर क्रैश हुआ। क्या यह गुमनाम पहाड़ी से निकलकर घर वापस आ पाएंगे, यह कोई नहीं जानता था। अभी तक जो हुआ वो तो कुछ भी नहीं। आगे चलकर इन पैसेंजरों के साथ और भयानक दर्दनाक हादसा हुआ। ये विंडीज की गुमनाम और दर्दनाक पहाड़ियाँ इन पर कहर बनकर टूटने वाली हैं। आगे की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आप देख रहे हैं सच तक राहुल के साथ। घायल पैसेंजरों में 2 पैसेंजरों को काफ़ी कम चोट लगी थी और वह मेडिकल के स्टूडेंट थे। उन्होंने पैसेंजरों को चेक करना शुरू किया तो पता चला घायल पैसेंजरों में एक पैसेंजर नांडो फराडो के सर में चोट लगने के कारण वह कोमा में चले गए हैं। परेशानी की बात यह है कि रात में यहाँ का तापमान -30 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिससे रात में यहाँ जिंदा बचना नामुमकिन सा है। और अब शाम हो रही थी। रेस्क्यू टीम की 4 हेलीकॉप्टर भेजी गई। उन्होंने पूरा वेंडीज की पहाड़ियाँ खंगाल डाला और उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ घना कोहरा, सफ़ेद बादल और सफ़ेद फ्लाइट होने के कारण उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब रात होने लगा था और तापमान तेजी से गिरने लगा। इस वक्त पैसेंजर बस रेस्क्यू टीम और ऊपर वाले के भरोसे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि रात भर के लिए रेस्क्यू रोक दिया गया है। सर्वाइवरों को थोड़ी देर इंतजार करने के बाद समझ में आ गया था कि आज रात हमें किसी तरह यहीं पर बिताना होगा, और उन्होंने क्रैश फ्लाइट में एक शेल्टर बनाया और बचे हुए पैसेंजर वहां पर रात गुजारी।
ये रात इनकी जिंदगी की भयानक और दर्दमयी रात थी, क्योंकि यहाँ का तापमान -30 डिग्री रात में हो जाता है। लेकिन उन्होंने जीने का उम्मीद नहीं छोड़ा था। उनको उम्मीद और विश्वास था कि रात के उस पार नया जीवन और नया सवेरा इंतजार कर रहा है। और जैसे तैसे रात बीत जाती है, लेकिन जब सुबह होती है तो देखा जाता है कि 5 पैसेंजर रात को नहीं झेल पाए और अब जिंदा पैसेंजरों की संख्या 33 से घटकर 28 रह गई। सुबह 14 अक्टूबर 1972 को पैसेंजरों की खोज में रेस्क्यू टीम 11 हेलीकॉप्टर से फिर निकलती, लेकिन उनके सामने वही परेशानी थी कि सफेद प्लेन बर्फ में दिखाई ही नहीं दे रही थी। सर्वाइवर अपने ऊपर से रेस्क्यू टीम जहाज जाते देख बहुत इशारे किए, लेकिन रेस्क्यू टीम को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तब पैसेंजरों ने सोचा कि प्लेन की और अपने सामान से एक क्रॉस का निशान बनाए, तब हो सकता है उन्हें दिखाई दे, लेकिन अभी भी उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उस दिन 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हवाई जहाज इनके ऊपर से उड़ते हैं। ये चिल्लाकर इशारा करके पूरी कोशिश करते हैं कि वो हवाई जहाज इन्हें नोटिस कर ले। होता है आज का दिन पूरी कोशिश में निकल जाता है। 15 अक्टूबर 1972 बचे हुए पैसेंजरों को जिंदा रहने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता थी। वो पानी को एकत्रित करने के लिए मेटल शीट का प्रयोग करते हैं, सोलर कलेक्टर के तौर पर, जिससे धूप को केंद्रित करके बर्फ को पिघलाया जा सकता था, और बूंद बूंद पानी को कलेक्ट करते हैं। क्रैश के 3 दिन बाद 16 अक्टूबर 1972 नांडो फराडो जाग उठते हैं अपने कोमा से। जैसे ही उनको होश आता है, उनको पता चलता है कि प्लेन क्रैश में उनकी मां मारी जा चुकी हैं और उनकी बहन का बहुत बुरा हाल है। फराडो अपने बहन को बचाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन हालत और खराब होते होते क्रैश के 8वें दिन फराडो की बहन भी चल बसती है। पैसेंजरों की हालत बहुत खराब होती जाती है, क्योंकि इनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था और सबसे बड़ा खतरा यहाँ का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था। जैसे तैसे पैसेंजर 8 दिन तक सरवाइव कर चुके हैं। अब आता है 21 अक्टूबर 1972। क्रैश के 8 दिन बाद रेस्क्यू टीम अब अपने हाथ खड़े कर देती है। उन्हें लगा कि 8 दिनों तक कोई पैसेंजर का अता पता नहीं चला तो सर्च ऑपरेशन को बंद किया जाए। बहुत कम चांस है कि -30 डिग्री पर कोई अब तक जिंदा होगा। इसी बीच एक पैसेंजर को ट्रांजैक्शन रेडियो प्लेन के सीटों के नीचे पड़ा मिला। उन्होंने उसे एक बड़े से एंटीना बनाकर चालू करने की कोशिश की। रेडियो तो चालू हुआ, लेकिन उसमें 1 वे कनेक्शन था, यानी मैसेज आ सकता था लेकिन मैसेज आप भेज नहीं सकते थे। रेडियो ऑन करते ही क्रैश के 11वें दिन बाद इन्हें पता चला कि सर्च ऑपरेशन बंद किया जा चुका है। ये खबर सुनकर कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। उन सर्वाइवर में अकेले सिर्फ एक सर्वाइवर नांडो फराडो ने यह खबर सुनकर रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ अलग प्लान चल रहा था। 11 दिन तक सर्वाइवर को खाने की कमी महसूस होने लगी थी। इनके पास वैसे भी ज़्यादा खाना मौजूद नहीं था। सिर्फ 8 चॉकलेट बार, 3 मसल, 3 पैकेट ड्रास जाम के, 1 बादाम का डब्बा था, कुछ कैंडीज और कुछ वाइन की बोतलें थी। क्रैश के कुछ दिन बाद ही इन्होंने खाने को खाना शुरू कर दिया था। ये लोग थोड़ा थोड़ा रोज खाते थे ताकि जिंदा रह सके। नांडो फराडो ने एक मूंगफली के दाने को थोड़ा थोड़ा करके 3 दिनों तक खाया था। सिर्फ एक मूंगफली के दाने। 3800 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर ना कोई पेड़, ना कोई पौधे, ना कोई जानवर जिसे मारकर खाया जा सके। 11 दिन तक खाना अब बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो कुछ लोगों ने प्लेन की सीटों को फाड़कर खाना शुरू किया, लेकिन वो और बीमार पड़ गए। ऐसी सिचुएशन में उन सर्वाइवर को जिंदा रहने के लिए उन्होंने कुछ डिसाइड किया, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्हें जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों, अपने परिवारों के डेड बॉडी का मांस खाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। ये फैसला लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग इनके रिलेटिव थे। कुछ लोगों ने खाने की ट्राई की, लेकिन उनसे हजम नहीं हुआ। उन्होंने उस वक्त मना कर दिया, लेकिन 2 दिन जब और गुजरे तो उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो फाइनली इंसानों की मीट का उन्होंने खाना बनाया। 29 अक्टूबर 1972 क्रैश के 16वें दिन बाद सर्वाइवर के लिए ये भी खाना बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। इनके पास आगे जिंदा रहने के लिए कोई प्लान नहीं था। लेकिन फिर उस रात इन्हें एक आवाज़ गरजती हुई बड़ी तेजी से सुनाई देती है और इन्हें पता चलता है कि एक अचानक से एक एविलांच आ गया।
जो पहाड़ी से नीचे इनकी तरफ बड़ी तेजी से आ रही है और प्लेन से टकराते ही प्लेन में पूरी तरह से बर्फ भर जाती है। बर्फ से दबकर 8 लोग और मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 19 लोग। ये बचे 19 लोग भी बर्फ में दबे होते हैं। फराडे एक मेटल का इस्तेमाल करके बर्फ को हटाकर बाहर निकलते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि बर्फ का एक और तूफान आ रहा है और फिर जिंदा रहने के लिए फिर बर्फ के टनल में वापस चले जाते हैं। अगले 3 दिन तक वे सब वहीं बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद जब ये वापस सरफेस पर आते हैं तब तक इन्हें पता चल चुका था कि हमें बचाने कोई नहीं आने वाला। अगर मरना ही है तो क्यों ना कोशिश करके मरे। तब इन्होंने डिसाइड किया कि हम में से कुछ लोग आगे पहाड़ी पर जाकर मदद ढूंढने की कोशिश करेंगे। तब आता है क्रैश के 33 दिन बाद 15 नवंबर 1972 को 3 लोग निकल जाते हैं पहाड़ के उस पार मदद ढूंढने के लिए। वो अपने साथ कुछ मीट और कुछ पीने का सामान लेकर वो चल रहे थे। घंटों तक ईस्ट में चलने के बाद उन्हें अपने ही प्लेन का एक दूसरा टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है। यहाँ पर इन्हें कुछ खाने का सामान और पीने के लिए रम, कुछ कपड़े और कुछ दवाइयाँ मिलती हैं। साथ ही साथ इन्हें मिलता है एयरक्राफ्ट का 2-वे रेडियो सिस्टम, जिससे ये मैसेज भेज भी सकते थे और मैसेज ले भी सकते थे। ये सब रेडियो को चालू करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये भी रेडियो चालू नहीं हो सका। 11 दिसंबर 1972 क्रैश के 59वें दिन बाद एक और एविलांच आता है जिससे 3 और सर्वाइवर मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 16 और उधर वेस्ट में चढ़ने के लिए इन्हें रात में आराम करने के लिए कोई तरीका चाहिए था। -32 डिग्री में रात में कैसे सरवाइव किया जाए। तभी उनको एक आइडिया आता है, क्यों ना हम अपने कपड़ों को फाड़कर बड़ा सा कपड़ा बनाकर हम तीनों उसे एक साथ पहनकर किसी तरह ये रात बिताएं। और वो सब ऐसा ही करते हैं। अगला दिन 12 दिसंबर 1972 2 महीने पूरे हो जाते हैं क्रैश को। ये 3 बहादुर आदमी वेस्ट की दिशा में पहाड़ चढ़ते रहते हैं और वो रात को उसी स्लीपिंग बैग में सोते तीनों एक साथ। इन्हें लगता था कि ये 3 दिनों में पहाड़ी पार कर लेंगे, इसलिए ये 3 दिन का ही मीट अपने साथ लेके आए थे। चलते चलते इन्हें चौथा दिन आ गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सब पहाड़ी पर आ चुके थे। जैसे ही ये पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं इनके होश उड़ गए थे। ये जितने दिन से चल रहे थे वो गलत दिशा में चल रहे थे, क्योंकि ये पहाड़ का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। अब खाना इनके पास थोड़ा ही बचा था, क्योंकि वो 3 दिन का ही खाना लेकर आए थे। तब इन्होंने फैसला किया कि यहाँ से अब 2 लोग आगे जाएंगे और 1 लोग क्रैश पॉइंट पर वापस चले जाएंगे। इस वजह से विजिटन वापस चले जाते हैं। फराडो और कनेसा आगे बढ़ते रहते हैं। उस पहाड़ पर चढ़ने से अनुमान हो जाता है और ये दोनों कई दिनों तक आगे बढ़ते रहते हैं। कई दिनों के मेहनत के बाद फाइनली इन्हें एक नदी की धारा मिलती है। नदी की धारा के साथ साथ चलते चलते करीब 9 दिनों के बाद 20 दिसंबर 1972 को नदी के दूसरे छोर पर 3 लोग दिखाई देते हैं। ये चलते चलते बहुत थक चुके थे, क्योंकि ये 9 दिनों में 61 किलोमीटर चल चुके थे। अब मंजिल उनके सामने थी। उन्होंने उनसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने बोला तुम्हारी मदद के लिए कल सुबह आएंगे। उस दिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। अगले दिन वो फिर वापस आते हैं। एक कागज के टुकड़े को पत्थर में लपेट के नदी के उस पार फेंककर नांडो फराडो ने उस घटना के बारे में सब कुछ लिख कर बताया। जब ये खबर उसने पढ़ी तो वो आश्चर्यचकित रह गया और उसे मालूम था कि कुछ दिन पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था। वह हैरान था कि अभी तक ये लोग जिंदा कैसे हैं। वो विलेजर जल्द शहर गया और आर्मी कमांड को ये खबर साझा किया। जल्द ही चिली एयरफोर्स इनके पास पहुंची है। फराडो और कनेसा को लेकर क्रैश साइट पर इनके और साथी को बचाने पहुंचती है। 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिनों बाद बचे हुए सर्वाइवर को रेस्क्यू किया जाता है। इस क्रैश के बाद टोटल 16 लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। इनकी ये कहानी दिल दहला देने वाली कहानी थी। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।